भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पुस्तकों पर गलती से भी पैर लगने पर उनको नमन किया जाता है। अगर आपके पैरों में भी गलती से आपकी कोई नोटबुक, बुक या फिर आपके ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके पैरों में लगे तो आप उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि हे सरस्वती माता, हमें माफ़ करना, ये पैर आपको गलती से लगा है, जाने अनजाने में लगा है, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि आपको पैर लगाए। और सरस्वती माता से अपनी किताबों से, अपनी कॉपियों से आशीर्वाद मांगना कि हमें अपना आशीर्वाद दे ताकि हम पढ़ने में आगे बढ़े और जो भी हम पढ़े हमारे दिमाग में घुस जाए। तो इसी थॉट के साथ में हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, आज 20 मई 26 है। मैं रितु शांडिल आपका अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। होप करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को और जो भी मैंने वीडियोस बनाई होंगी आप उनको लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब किया होगा आपने मेरे चैनल को। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 6th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। चलो इसी थॉट के साथ में आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं कि अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है। तो आपको जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ब्लड, सेकेंड हार्ट, फिर थर्ड देखा था ब्लड वेसल्स, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हार्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या थी, जो आपको ये दिख रही हैं, रेड और ब्लूइश कलर की या फिर पर्पल कलर की जो ये दिख रही हैं, ये रेड वेसल्स हैं। रेड वेसल्स क्या था, रेड वेसल्स वो थे जिसमें कि हमारा ब्लड फ्लो करता है। और थर्ड है ब्लड आपको सबको पता है, ठीक है, इनके बारे में हमने देखा। फिर ब्लड वेसल्स की हमने टाइप सीखी थी, आर्चरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्चरी कौन सी थी, आर्चरी देखो ये रेड कलर की है और जो वेन है वो ब्लू कलर की। और कैपिलरी क्या था, जब आर्चरी और वेन कहीं कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं तो वो बन जाती हैं कैपिलरी। जैसे आधी इसमें वेन है और आधी इसमें आर्चरी है। तो ये अभी तक हमने देखा। और हार्ट का देखा था कि हार्ट क्या क्या था, उसको भी देख लेते हैं। ये टाइप ऑफ वेसल्स जो भी मैंने आपको बताया, वेन और कैपिलरी एंड आर्चरी। और हमने देखा था हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पढ़ा था। हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से थे, एक था लेफ़्ट आर्टियम, फिर था लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में था राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमने देखा था कि इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हमारे रूम्स होते हैं वैसे ही हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स बने होते हैं, उनका सबका अपना अपना फंक्शन होता है। चलो रिवाइज हो गया है, अब आगे देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड आर एज फॉलो। अब ब्लड का फंक्शन क्या है, मैंने आपको ये सब कुछ लर्न करवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो ही दोबारा रिपीटेड लाइंस हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके अपने साथ में चलती है, कहाँ से, लंग्स से। लंग्स से वो ऐसा ब्लड ले जाती है जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है और पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर सेकंड है ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स टू द सेल फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। तो अब जो ब्लड कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी के पार्ट्स में जो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें वो क्या लेकर चलती है, क्यों वो फ्लो करती है, ताकि वो बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को दे सके, ताकि उससे क्या हो, सेल की ग्रोथ हो सके और सेल को एनर्जी मिल सके। सेल क्या था, सबसे छोटी यूनिट थी हमारी बॉडी की। जैसे कोई भी अगर हम घर बनाते हैं तो घर की सबसे छोटी पार्ट क्या होती है, सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रिक्स या ईंटें जिनको हम कहते हैं। अगर हम एक एक ईंटें जोड़ जोड़ के करें तो एक घर तैयार होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमारे जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ईंटों के जैसे ही, आप सोच सकते हो कि जैसे छोटी छोटी ईंटें होती है वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स हैं। सेल को बना के हमारी एक बॉडी पूरी तैयार होती है, ठीक है। अगला है ब्लड
हेल्प्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन फ्रॉम दी बॉडी। और ब्लड का और क्या काम होता है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो और कोई टॉक्सिन हो, उसको वो थ्रू आउट करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। फिर है बॉडी कैरीज हार्मोन्स दैट हेल्प्स रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। अब ब्लड जो है वो अपने साथ में हार्मोन्स को लेकर चलता है और उसको पूरी बॉडी में रेगुलेट करता है ताकि बॉडी का फंक्शन अच्छे से कर सके। ब्लड हेल्प्स फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिसीजेज थ्रू वाइट ब्लड सेल्स। अब जो हमारा ब्लड होता है उसमें 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे, एक WBC, RBC और प्लाज्मा प्लेटलेट्स, ये हमने देखे थे, 4-5 चीज़ें देखी थी। तो जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स होता है, WBC होता है, उसमें ऐसी पावर होती है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी आ जाए, वायरस आ जाए, तो उसको वो ख़त्म कर देती है। WBC हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिसीज़ से। फिर है ब्लड हेल्प्स रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। अगर जो ब्लड है उसी के कारण हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर ब्लड कैरीज प्लेटलेट्स विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर हमें कहीं कट लग जाता है, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, उससे हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो ना कर सके। फिर है ब्लड डिलीवर्स एंटीबॉडीज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मोन्स इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वही है, जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर ना जा सके, ठीक है। अब नीचे ये दिखाया हुआ है, रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है, वाइट ब्लड सेल दिखाया हुआ है और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग दिखाई हुई है, ठीक है। अब है मैकेनिज़्म ऑफ सर्कुलेशन। मैकेनिज़्म क्या है सर्कुलेशन की, वो देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ब्लड सर्कुलेशन इज़ असेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू दी बॉडी। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट इन्वॉल्व्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग टुगेदर। तो इसमें ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ लेके चलती है और कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करती, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन कौन फंक्शन करता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और सर्कुलरी सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं। द हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। Impure blood which has less or no oxygen and more carbon dioxide is gathered from different body organs। तो यही है जो हम पढ़ रही हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में भी यही देखा है, बस थोड़ी घुमा फिरा के इसने ये बातें कही हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्लड को पंप करता है वो हमारा हार्ट है, मेन ऑर्गन वही है। पंपिंग का काम किसका है, हार्ट ही। आपने देखा है कभी, आपने यहाँ पे थोड़ा लेफ़्ट साइड के यहाँ पे अपना हाथ रख के देखना है तो धक 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 की आवाज़ आपको आती है, ठीक है। तो वो क्या है, हार्ट पंप कर रहा है। क्यों करता है वो, ताकि जो ब्लड है वो आगे फ्लो कर सके। और जो इम्प्योर ब्लड है उसमें क्या होता है, या तो उसमें ऑक्सीजन होती नहीं है, अगर होती है तो थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी ऑक्सीजन होती है, या फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो क्या है, हमारे पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन ब्लड, ऐसा ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ऑक्सीजन उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर वो दोबारा जो है वो लंग्स में आता है ऑक्सीजन को गेन करने के लिए, ठीक है। ऑर्गन्स एंड सेंड टू दी हार्ट थ्रू 2 मेजर वेन्स कॉल्ड दी वेना केवा। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, वो दोबारा हार्ट में भेज दिया जाता है 2 मेजर वेन्स के द्वारा। हमने पढ़ा था आर्टरी और वेन्स का काम। वेन्स का काम क्या था, वेन्स क्या है, जो हमारे पूरी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा ब्लड वो हार्ट को लेकर आती है, ठीक है। तो जो हार्ट को लेकर आती है वेन, उनका नाम है वेना केवा, ठीक है, याद रखना है। जो हमारे हार्ट के लिए या हार्ट को ब्लड वापस लाती है वेन, उसका नाम है वेना केवा। These veins then pour the blood into a chamber of the heart called the right
ऑरिकल, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस चैम्बर को जिसमें वो आता है, ब्लड आता है, उसको कहते हैं राइट ऑरिकल। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज एज फॉलो। इम्प्योर ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। तो जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड ऐसा नहीं है कि उसमें कूड़ा कचरा आ गया है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, हम लोग उसको थ्रू आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड के अंदर मिक्सअप हुई होती है, वो इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है और हमारी बॉडी ऑर्गन से, मतलब हमारी बॉडी ऑर्गन से ये वेन्स जो है वो कलेक्ट करती है और हार्ट तक पहुंचाती है। 2 मेजर वेन्स इन्वॉल्व आर सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। जो हमने पढ़ी थी 2 मेजर वेन्स कौन कौन सी है, फर्स्ट है सुपीरियर और एक है इन्फीरियर वेना केवा, दोनों में ही है, ठीक है। द सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी वाइल द इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सुपीरियर होता है बहुत ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा उस ऊपर ही रख लो, ठीक है, और जो इन्फीरियर है वो बहुत नीचे। तो इसी से ही रखना है। जो सुपीरियर वेना केवा है वो कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, जो हमारी अपर बॉडी होती है, ठीक है, और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो नीचे वाली बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है। और ब्लड भी कैसा, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ठीक है। फिर दीज वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड टू दी हार्ट। ये मैं बता ही रही हूँ, उनका काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुँचाना। द इम्प्योर ब्लड एंटर्स द राइट ऑरिकल चैम्बर ऑफ द हार्ट। फिर डबल सर्कुलेशन इज व्हेन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ब्लड गोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को, हमारी हार्ट को देती है वो है लंग्स। तो जो पल्मोनरी है उसमें क्या होता है, ब्लड सबसे पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से वो लंग्स में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजन को ले और कार्बन डाइऑक्साइड को दे सके। इससे पहले हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर आपने मेरी वीडियोस वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, तब आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपको हर चीज़ समझ के होगी, आपको उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था पल्मोनरी। फिर है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड पिकिंग अप वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसमें ऑक्सीजन अब ब्लड के साथ में मिक्स हो गई है, ऑक्सीजन लंग्स से आ गई है, अब हार्ट ने पंप करना शुरू कर दिया है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए इसने पंप करना शुरू कर दिया है, एंड टिश्यूज़ डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड पिकिंग अप वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, जो डिलीवर हुए हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ये थ्रू आउट करेगा। देन इट रिटर्न्स टू दी हार्ट टू स्टार्ट दी साइकिल अगेन। वैसे ही साइकिल चलता रहता है जैसे कि आपको ये नीचे डायग्राम में दिख भी रहा होगा। अब आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं, आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी से सुना होगा, हमारा तो जी बीपी बढ़ गया, ये हो गया, है ना। तो बीपी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आपने घर में नॉलेज देनी है कि बीपी एक्चुअली होता क्या है। बीपी सब बोलते हैं लेकिन किसी को बीपी के बारे में पता नहीं है, तो वो हम देखेंगे आज कि ब्लड प्रेशर क्या है। आप 6th में हो, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल रही है अगर आप अच्छे से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स exerted by the blood against the walls of blood vessels। अब हमें ब्लड वेसल्स पता चल गई हैं। ब्लड वेसल्स क्या हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स है जिसमें ब्लड हमारा फ्लो होता है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर क्या है, जो ब्लड है हमारा, इन जो ये वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये दिख रही है ना आपको, ये पाइप्स दिख रही हैं जो, ठीक है। अब जो ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो क्या करता है, फोर्स करता है इन वेसल्स को, धक्का मारता है, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो ये एक एसेंशियल इंडिकेटर है हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए।
पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम नॉलेज की बातें देख लेते हैं ताकि आप लोग बोर भी फील ना करो। तो आपने वीडियो में बने रहना है। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही हैं तो देखते हैं कि आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। तो आपको पता है फिनलैंड एक देश है। तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ छात्र दुनिया में सबसे कम होमवर्क करते हैं। उनको होमवर्क मिलता ही नहीं, जैसे आपको मिलता ना होमवर्क, आपकी मैम देती है बच्चों ये करके आना वो करके आना। तो फिनलैंड में बच्चों को होमवर्क मिलता ही नहीं है। और उनके स्कूल का जो दिन भी होता है, जैसे आपके होते हैं सुबह आप चले जाते हो 8 बजे और 2 बजे आपको छुट्टी होती है, तो वहाँ 8 बजे बच्चे जाते हैं और 12 बजे वो 4 घंटे में ही पढ़ के आ जाते हैं। वो कम स्कूल जाते हैं, होमवर्क वो कम करते हैं, फिर भी शिक्षा के मामले में दुनिया के सबसे ऊंचे शीर्ष पे है। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं फिनलैंड के। यह उनके शिक्षा तंत्र की सफलता का एक बड़ा उदाहरण है। जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ है कि उनके बच्चे मेंटली भी ठीक रहे, उनको प्रेशर ना हो। उन्हें खुशी देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो हर काम करती है उनकी पढ़ाई भी ताकि चले, साथ साथ उनको प्रेशर भी ना हो। हमारे इंडिया में क्या है, पेरेंट्स हम भी कहते हैं अपने बच्चों को, डांटते हैं मारते हैं कि चलो पढ़ो, तो वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ के बच्चों को जैसे ही उनके पेरेंट्स एक ही बार में कहते हैं कि बच्चों अपनी किताबें उठाओ और पढ़ने चलो, बच्चे वैसे ही सुनते हैं, उनको प्रेशर नहीं होता है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, 10 बार उनको बोल दो तब भी वो टस से मस नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपने टॉप में बनना है, टॉपर बनना है, तो आपको अपने पेरेंट्स का एक ही बार में कहना मानना पड़ेगा। अब ये जो आपको ये दिख रहा है फिनलैंड का, ये बच्चे तभी इतने खुश रहते हैं। आपको कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, क्योंकि अपने मम्मा पापा का भी कहना मानते। तो आपने भी अपने मम्मा पापा का कहना एक ही बारी में सुनना है। ठीक है, चलो अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब आपको हार्ट बीट पता है सबको। अगर हम यहाँ पे हाथ रखें तो हमें धक 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 की आवाज़ सुनाई देती है, एक साउंड सुनाई देती है, वही हार्ट बीट है। ठीक है, दी हार्ट बीट इज़ दी साउंड एंड फीलिंग वी गेट व्हेन दी हार्ट स्क्वीजेज एंड रिलैक्सेस टू मूव दी ब्लड। यू कैन फील इट टचेज योर चेस्ट और नेक। तो कहीं भी अगर आप चेस्ट को टच करो या नेक को टच करो तो आपको वो साउंड सुनाई देगी। दी हार्ट मेक्स 2 यूनिक साउंड्स वाइल इट्स बीट। तो आपने सुनी है 2 साउंड्स होती है, हमें लगता है कि धक 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 की होती है, लेकिन धक धक नहीं होती है, वो 2 साउंड्स होती है। अब आपने अपने घर में भी बताना है, जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलती है। अगर आप घर के बाकी लोगों को या अपने मम्मी पापा दादू दादी को ये बताओगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो एक तरह से नॉलेज ही है, हमारी बॉडी से रिलेटेड नॉलेज है। तो आपने घर में इनको बताना है कि आज मैंने ये पढ़ा, दादू आपको ये पता है, मम्मा आपको ये पता है, आपको पता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ऐसे ऐसे अपने मम्मी पापा से शेयर करनी है, उनको भी नॉलेज मिलेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपको ये भूलेगा नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे रटने का काम तो कर ही नहीं रहे हैं, है ना, हम तो समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो हार्ट बीट की जो 2 साउंड्स होती है, एक होती है धब लब धब, डब लब ढब। ठीक है, हम वो धक धक नहीं होती है, वो होती है ढब लब ढब। और जो इसका मतलब क्या है, एज ब्लड फ्लोज थ्रू दी हार्ट दी कार्डियटिक बल्ब्स वॉल्स ओपन एंड क्लोज। अब जो हमारे वॉल्स होते हैं, हमने पढ़ा अभी हार्ट में कि बल्ब्स होते हैं, है ना, वॉल्स होते हैं। तब जब वो ओपन होते हैं क्लोज़ होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज़ होते हैं, तब उसमें आती है ढब लब। जैसे वो ओपन हुआ डब और क्लोज़ हुआ लब, ऐसी साउंड उसमें आती है डब लब की। ठीक है, प्रोड्यूसिंग दी साउंड्स द पल्स इज़ दी रिदमिक थ्रॉबिंग और थम्पिंग सेंसेशन इन एन आर्टरी टिपिकली इन रिस्ट और नेक। अब जो दूसरी साउंड आती है, नहीं अच्छा, एक आती है लब डब लब डब लब डब। ठीक है, एक आती है लब डब, वो है ओपन वॉल्स की ओपन क्लोज होने की, क्योंकि ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है। अब जो लब 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 सुनता है, लब धब है ना, जो दूसरी साउंड सुनाई देती है वो होती है हमारी पल्सेस की, रिदमिक साउंड जो होती हैं। ठीक है, वी कैन डिटर्मिन हाउ मैनी टाइम्स पर मिनट और हार्ट बीट्स बाय टेकिंग आवर पल्स।
तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आती है, वी रेफर्स टू दिस एज आवर हार्ट बीट। जो 1 मिनट में जितनी हमारी हार्ट बीट आती है उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। एक जो एडल्ट है या एक जो हेल्दी पर्सन है उसकी आती है 60 to 100 हार्ट बीट 1 मिनट में आ सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं BPM, ठीक है। हार्ट बीट की मशीन के ऊपर भी देखा होगा BPM लिखा होता है, वो होती है हार्ट बीट को चेक करने की मशीन। फिर है अ स्टेथोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लिसन इंटरनल साउंड्स ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अच्छा, अब हमारी अगर हार्ट बीट को सुनना हो तो उसके लिए स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर अपने कान में लगाता है, हमारी हार्ट पे रखता है, तो उसमें साउंड उनको सुनाई देती है बिल्कुल क्लियरली। ये जो 3 चीज़ें यूज़ होती है, मेन पार्ट है, वो देख लेते हैं। दी चेस्ट पीस विच इंक्लूड्स अ डायाफ्राम एंड अ बेल। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक चेस्ट का मतलब चेस्ट चाहिए और डायाफ्राम चाहिए और एक बेल चाहिए। द फ्लेक्सिबल टबिंग दैट ट्रांसमिट्स द साउंड, द ईयर पीस दैट अलाउज द हेल्थ केयर प्रोफेशन टू लिसन द एम्पलीफाइड साउंड। एक चाहिए हमें किसी की चेस्ट, एक चाहिए हमें स्टेथोस्कोप कान में लगाने के लिए ताकि उसमें सुने, और एक चाहिए जो साउंड उसमें से आए, ठीक है। कान के लिए, एक चेस्ट के लिए और एक चाहिए चेस्ट, जो कि आपको नीचे दिख रहा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सुनता है और इसमें बताता है कि क्या है, ठीक है। जैसे इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ईयर ट्यूब्स होती है, जो ये है, ये ईयर ट्यूब्स है, ये यहाँ पे ईयर टिप्स होती है, कान में डालने की होती है, और ये है डायाफ्राम है, और यहाँ पे ये ट्यूब्स है, और यहाँ पे ये बेल है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती हैं। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं ब्लड के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB एंड O। AB एंड O ब्लड ग्रुप्स हैं, इनको ब्लड टाइप्स भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन दी presence or lack of particular proteins known as antigens on the surface of red blood cells। अब सबका ब्लड तो देखने में सबका सेम ही लगता है, मुझे तो सबका सेम ही लगता है, रेड ही लगता है ना। तो उनमें डिफरेंट टाइप्स कैसे हो सकती हैं। अब किसी का भी ब्लड है, अगर मैंने किसी को डोनेट करना हो तो है तो वो रेड ही, सब में सबका तो सेम होना चाहिए, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट क्यों किया है, किस बेस पे किया है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सबका ब्लड सेम नहीं होता, उसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो जो उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब जो टाइप A का ब्लड है, हैज़ A एंटीजन ऑन इट्स सेल, तो उसमें A एंटीजन्स सेल्स होते हैं, और जो टाइप्स B है उनमें क्या होता है, B एंटीजन्स होते हैं, और जो AB है इन दोनों में एंटीजन A एंड B दोनों सेल्स होते हैं, और जो O है, O ब्लड हैज़ नो एंटीजन, और जो O है उनमें होते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे पिक्चर्स में दिख रहा है, एंटीबॉडीज़ इन दी रेड ब्लड सेल्स आर लाइक सोल्जर्स इन आर ब्लड दैट फाइट अगेंस्ट थिंग्स दैट डू नॉट। अब ये एंटीजन्स क्या है, एंटीजन्स है एंटीबॉडीज़ जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, RBCs के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीजन होंगे वो A है, जिसमें थोड़े कम होंगे उसको B टाइप्स कहेंगे, और जिनमें दोनों होंगे उनको AB कहेंगे, और जिसमें एंटीजन्स होंगे ही नहीं उनको हम कहते हैं O। belongs to our body like harmful germs, anti-A and anti-B special soldiers that protect against different blood groups। ये सोल्जर हैं एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ़ौजी, सुना ना, फ़ौजी जो हैं आर्मी के वो लोग हैं, वो हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, जैसे कुछ कहीं जाके लड़ते हैं, कुछ कहीं जाके लड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही सोच लो कि हमारे ब्लड के अंदर भी ऐसे ही सोल्जर होते हैं जिनको एंटी-A एंड एंटी-B कहते हैं। अगर एंटी-A ज़्यादा है तो वो A ग्रुप हो गया, अगर एंटी-B है तो उनको B ग्रुप, अगर एंटी-A भी है एंटी-B भी है तो उनको AB टाइप्स के कहेंगे। अगर उनमें ये सोल्जर्स हैं ही नहीं
तो उनको हम कहते हैं ओ ग्रुप, ठीक है। तो ये क्यों पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? दे हेल्प अस श्योर ओनली द राइट ब्लड टाइप्स गोज़ इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू कीप अस सेफ। अब अगर किसी को मान लो कोई इंजरी होगी, किसी को ब्लड चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हर कोई पर्सन हर किसी को ब्लड दे देगा। अब जिसमें ए एंटीजन होंगे वो ए को ही दे पाएगा, जिसमें बी एंटीजन होंगे वो बी को ही। इसके भी देने के और लेने के थोड़ा सिस्टम अलग होता है, ये मैंने समझाने के लिए कहा कि हर कोई हर किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। जो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ठीक है। आपको इतना समझ आया कि हर कोई हर किसी को ब्लड नहीं दे सकता है, जिसका सेम ब्लड ग्रुप होता है वही दे पाता है, ठीक है। अब देखो इसमें ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स दी हैं, ए बी ओ, पेपर में आता है, आएगा भी। कौन कौन से हैं एक बार आप जोर जोर से चीख के बोलो, ए बी ओ, ठीक है। और इसमें एंटीजन कौन कौन से हैं? ए में ए है, बी में बी है, ए बी में ए एंड बी दोनों हैं, और ओ में है ही नहीं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ भी यही है, एंटी बी एंटी ए, ठीक है। अब ये देखो एंटीबॉडीज़ डिफरेंट है, ए में कौन है? एंटी बी, और बी में है एंटी ए, और ए बी जहाँ पे है उसमें है ही नहीं, और जो ओ है उनमें दोनों है एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंड एंटी बी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है? और ट्रांसफ्यूजन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन अ पर्सन रिसीव ब्लड फ्रॉम समवन एल्स टू हेल्प देम व्हेन आइदर ओन ब्लड इज़ डेफिशिएंट और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सपोज़ कर लो कि मुझे ब्लड चाहिए, आप लोग मुझे ब्लड देना चाहते हो मेरी बॉडी में, चाहे वो मुझे इंजरी होगी है या किसी भी कारण से मेरी बॉडी में जो है ब्लड कम हो गया है, मुझे अब खून की ज़रूरत है, तो मैं आपसे मांगूंगी मुझे ब्लड दे दो। तो जब आप मुझे ब्लड दोगे तो उसी को ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। जब किसी की बॉडी में ब्लड की लैक हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो फिर ब्लड दिया जाता है। Getting blood transfused is a medical procedure in which the receiver get blood from the donor। अब जो ब्लड डोनर होगा वही दे पाएगा रिसीवर को, है ना। Who is different person, कोई भी हो सकता है वो। A number of medical diseases including anemia, bleeding disorder including thalassemia and some types of cancer we are treated with blood ट्रांसफ्यूज़न। तो किसी भी कोई भी बीमारी हो सकती है जिसमें कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करवाना हो, किसी और को ब्लड चढ़ाना हो, ठीक है, अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी में देना हो। अब क्वेश्चन है, आई एम द मेन ऑर्गन इन योर बॉडी, आई पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कौन है ये? आपको पता होगा, हार्ट, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। फिर है ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द डोनेटेड ब्लड इज़ केयरली मैच्ड टू द ब्लड टाइप्स ऑफ द पर्सन। अब अगर सपोज कर लो किसी को ब्लड की ज़रूरत है, अब सपोज कर लो किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उसका ब्लड जो है वो ए ग्रुप का है, तो जो उसको ब्लड देगा वो भी सेम कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि उसमें अलग हो और जो लेने वाला है उसका मैच ही नहीं हो रहा है, तो मैचिंग बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन बाय टेस्टिंग बोथ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट। अब जो डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो ब्लड लेने वाला है उसको कहते हैं रेसिपिएंट, ठीक है। ये भी आता है कि डोनर कौन होते हैं और रेसिपिएंट कौन होते हैं। जो ब्लड लेता है उसको रिसीवर नहीं कहते, हम इसमें कहते हैं रेसिपिएंट। The blood types are labeled on the donated blood units and the healthcare professionals checks the make sure they match the recipient's blood type before the transfusion is performed। जब किसी को ट्रांसफ्यूज़न ब्लड करना हो तो जो डोनर है और रेसिपिएंट है, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, उन दोनों के ब्लड के सैंपल को लिया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, उनके कैटेगरीज़ को निकाला जाता है कि ये ए है, बी है, ओ है या ए बी है। अगर वो मैच हो रहे हैं ब्लड तभी डोनेट किया जाएगा, ठीक है, रेसिपिएंट को। When an inappropriate blood transfusion, which means that the donated blood does not match the blood types of recipient, in such cases the recipient immune system can react negatively and attack the donated blood cells. This can cause serious complications such as fever, chills, chest pain, and it in some cases life-threatening reactions।
सपोज़ कर लो कि किसी ने, मान लो किसी नर्स ने या किसी डॉक्टर, नर्सिस ही करते हैं वैसे तो ब्लड, अगर ब्लड टेस्ट करते टाइम उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे उनसे कोई भूल चूक होगी सपोज़ कर लो, ठीक है। अब ब्लड मैच नहीं हो रहा था लेकिन उनको लगा कि ये मैच हो रहा है, और जिनको ब्लड चढ़ाना था उन्होंने ब्लड उनको चढ़ा दिया। तो अगर गलत या मिसमैच ब्लड किसी को, दूसरे पर्सन को चढ़ गया तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो उनको एकदम से फीवर आ जाएगा, है ना, या फिर उनको चेस्ट पेन हो जाएगी, या फिर उनको या तो उनको ऐसे होगा कि बस अब पर्सन डेड होने वाला है। तो ब्लड सेम पर्सन को तभी चढ़ाया जाता है अगर वो मैच हो रहा है, ठीक है। That is why it is crucial to carefully match the blood types to ensure a safe and successful transfusion. तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ब्लड के टेस्ट को लेते टाइम कि वो अच्छे से मैच हो। अगर नहीं होता है तो ब्लड डोनेट नहीं किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप है, ये आपको पता है। कौन कौन रिसीव कर सकता है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो कौन कौन कर सकता है? AO, ठीक है, AO A को दे सकते हैं, BO B को दे सकते हैं, AB A एंड B, O AB को दे सकते हैं, और O को O ही दे सकते हैं। दोबारा से देख लो, जो O है वो सबको ब्लड दे सकता है, जो O ब्लड ग्रुप वाला है वो सबको देगा, और बाकी जो उनके अपने ब्लड ग्रुप है वो उन्हीं से लेंगे। अगर A वाला है वो A से ही लेगा और O से भी लेगा, क्योंकि O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। और जो AB है, क्योंकि AB में AB है BB है, तो ये AB से दोनों से लेगा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट है, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है, और जो AB और जो O है वो सबको दे सकता है। और कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब A से कौन कौन नहीं ले सकता, ना तो B ले पाएगा ना AB, जो उनके अलावा बच गए हैं, है ना, और B से A नहीं लेगा, AB नहीं लेगा, ठीक है, और AB से सिर्फ AB ही लेगा, और O से कौन कौन लेगा? A भी लेगा, B भी लेगा, AB OB, ठीक है, क्योंकि जो O है वो यूनिवर्सल एक डोनर है, और जो AB है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये पता चल गया। फिर नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। फिर है देयर इज़ अ रेयर कंडीशन नोन एज गोल्डन ब्लड इन विच अ पर्सन ब्लड टाइप इज़ सो अनकॉमन दैट इट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड विद एनीवन। तो बहुत रेयर केस होता है जिनका ब्लड ऐसा हो कि वो सबको दिया जा सकता है। वो बहुत कम लोगों को होता है, बहुत ही कम लोगों को, जिस ब्लड को हम कहते हैं गोल्डन ब्लड। अगर ऐसा ब्लड हो किसी के, गोल्डन ब्लड जिसको कहते हैं कि वो सबको, किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन ब्लड। ये इम्पोर्टेंट थी एक। फिर है हेल्दी हार्ट हैबिट्स। अब हेल्दी हार्ट बीट्स क्या हैं? तो हेल्दी हार्ट बीट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे हमारी ब्लड की फ़्लो अच्छे से हो, स्ट्रेंथन हो, ठीक है। हार्ट मसल्स लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोटिक इलनेस। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और हेल्दी डाइट इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होगी। अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन ये खाएंगे, ठीक है, तो हमारी हेल्थ डाउन होती जाएगी। कभी कभार खा लो, सैटरडे खा लो, संडे खा लो, वीक में एक बार खा लो, ये नहीं है कि रोज़ ही खाना है। महीने में एक बार खा लो, पर वो भी लिमिट में, है ना। ये नहीं कि अननेसेसरी खा लिया कि चलो पापा आज मुझे पिज़्ज़ा भी लाना, बर्गर भी लाना, एक ही दिन में सब कुछ खा लिया, ऐसा नहीं करना है। साथ में आपने खाना भी खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर ही पूरे दिन नहीं खाना है, थोड़ा बहुत खा लो। साथ में आपने फ्रूट ज़रूर खाने हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, होल ग्रेन्स खानी है, लीन प्रोटीन्स खानी है, हेल्दी फैट्स लेनी है, एंड लेस फ्रोज़न एंड प्रोसेस्ड फूड, स्वीट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। और ऐसे खाना नहीं खाना है जो फ्रिज में रखा हुआ है, जैसे सपोज़ कर लो कि हमने कोल्ड ड्रिंक रख ली, वो पीते रहो, है ना, या फिर कुछ हमने खाना या कुछ भी फ्रिज में डाला हुआ है
वो हम 3-4 दिन तक खाते रहे हैं। जैसे कुछ भी हमने स्वीट्स रख ली फ्रिज में कि ताकि वो ख़राब ना हो और हमसे खाई नहीं जा रही है, तो ऐसा नहीं करने कि 5-6 दिन तक वही खाते रहना है। फ्रोज़न चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। स्वीट्स भी कम खानी है। फूड्स लाइक एवोकाडोस, आलमंड, सीड्स एंड फैटी फिश इंक्लूड्स हर्ट हेल्थी फैट्स, ये चीज़ें खानी है। और ड्रिंकिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लीन वाटर हेल्प्स, तो क्लीन वाटर डेली पीना है। आजकल देखो कितनी गर्मी हो गई, टेम्परेचर 45 से ज़्यादा ही जा रहा है ना। मैं अभी मोहाली चंडीगढ़ में हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर तो इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने जब गर्मियाँ हो तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेटेड हमारी बॉडी हो सके, डिहाइड्रेट हमारी बॉडी ना हो, हाइड्रेटेड रखनी है। फिर है मैनेज स्ट्रेस बिकॉज सस्टेन्ड स्ट्रेस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीजेज़। अब आप तो चलो आपको तो क्या ही डिसीज़ होंगी, पर फिर भी बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप उठना है। जैसे सपोज़ कर लो सुबह 6 बजे उठ के किसी के बोलने से पहले उठ जाओ, पढ़ लो अपना, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, उठेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, लेटे रहेंगे, फ़ोन में देखते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे। वैसे नहीं करना है आपने। आप सिंसियर बच्चे हो, अगर हो भी नहीं तो बनना है, ठीक है। अपने आप उठो। अगर आप कहना मानते हो किसी का, अगर आपने अच्छे बच्चे बनना है तो आपने क्या करना है, किसी के बोलने से पहले आपने उठना है और सुबह उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश होके थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, रिवाइज़ कर लो, ताकि मम्मी पापा को भी खुशी मिले कि नहीं हमारे बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, कुछ इम्प्रूव तो हो, है ना। तो आपने थोड़ी देर क्या करना है, सुबह उठ के मुँह हाथ धो के, ठीक है, ब्रश करके वॉशरूम जाके थोड़ी देर आपने शांति से, आपको कोई सुबह डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप अपने आप उठते हो, तो आपने शांति से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ना, ऐसे देखो टेम्परेचर कितना आ रहा है 43, आंखें बंद करके आपने ना मेडिटेट करना है, फोकस करो, जैसे अनुलोम विलोम कर लो ऐसे। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो शांति से बस अच्छे से कुछ, या तो भगवान की धुन लगा दो, है ना, कोई भगवान का गाना लगा दो, कृष्ण धुन लगा लो, या फिर कुछ भी लगा लो, ऐसे अच्छी सी चीज़ें लगा लो, है ना। तो उसको सुनो, आपको बड़ा अच्छा रिलैक्स फील होगा। जैसे ही आप मेडिटेशन से उठते हो उसके बाद में आपने लंबी लंबी ब्रीदिंग करके थोड़ा सा बस आंखें खोलना है और फिर अपना भगवान का नाम लेके पानी पीना है सुबह उठ के और फिर पढ़ने लग जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, गेटिंग एडिक्वेट स्लीप डिक्रीजेज़ द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हार्ट की, ना आपको कोई स्लीप डेप्रीवेशन होगा, ठीक है। फिर मेंटेनिंग अ कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर लेसन्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर वो अच्छे से नींद लेते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, उनका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और उनको कहना है कि आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खानी, जैसे जैसे आपको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हो, चलो बहुत भी ना कहीं, थोड़ी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो ना, सपोर्ट करो प्लीज़, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो। अपने अगर आपकी जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।